बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। दुरूशी पढ़ लें। अच्छा जी, लास्ट टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है हमारा, ठीक है। और हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें हमने 10 तक डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो होमवर्क में आप लोगों ने सारे कर लिए थे। चले देखते हैं कि आपने वो सही किए। उम्मीद है सही किए होंगे। 10 तक हमने कर लिया था। 11 देखते हैं। हॉलीडे पे ऑफ मशीन ऑपरेटिव। मशीन ऑपरेटिव को उसने छुट्टियां की, हमने उसको पे किया, ठीक है। अब बताएंगे प्रोडक्ट कॉस्ट है या नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्ट कॉस्ट है क्योंकि मशीन ऑपरेटिव है और मशीनें कहाँ होंगी, फैक्ट्री में होंगी। तो ये जो होगा हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट कॉस्ट हमारे पास आ गया। अब प्रोडक्ट कॉस्ट में मशीन ऑपरेटिव है तो ये लेबर की कैटेगरी में जाएगा। तो मटेरियल सेकंड वाला लेबर था हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास सेल लेबर में आ जाएगा। क्या मशीन ऑपरेटिव जो है चीज़ें बना रहा है, क्या मशीन ऑपरेटिव चीज़ें बना रहा होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा? क्या ये सोफ़ा बना रहा होगा मशीन ऑपरेटिव? भाई नहीं बना रहा होगा। क्या हो गया यार, मशीन ऑपरेटिव मशीन को चला रहा होगा। क्या मशीन ऑपरेटिव सोफ़ा बना रहा होगा? क्या मशीन ऑपरेटिव डायरेक्ट लेबर होगा? इनडायरेक्ट लेबर होगा। तो मशीन ऑपरेटिव क्या होगा, लेबर कैटेगरी में इनडायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट है तो फिर वो एफओएच में भी जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर? मशीन ऑपरेटिव है, वो लेबर है। लेबर कौन सी वाली है, इनडायरेक्ट वाली। और इनडायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, एफओएच में जाएगा। सही है बच्चों, कॉस्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो भी कॉस्ट स्टार्ट ही नहीं हुई है हमें। इसमें तो आपको मुझे बहुत ज़्यादा वाली पार्टिसिपेशन चाहिए। अभी तो कॉस्ट स्टार्ट ही नहीं हुई है, ठीक है। तो आप इसमें ही अब थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा जी, सैलरी ऑफ 12 वाला कर रहे हैं। सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इन रॉ मटेरियल वेयर हाउस। रॉ मटेरियल वेयर हाउस की सिक्योरिटी के लिए, मटेरियल की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखा और उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट या नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट? जी बोले यार, प्रोडक्ट या नॉन प्रोडक्ट? वेल डन, ये प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। ये क्या आ गई, प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट में से अब बताएं, लेबर मटेरियल, इन दोनों में से कौन सा होगा? हाँ, वेल डन। प्रोडक्ट कॉस्ट है और ये लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट है और ये लेबर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब लेबर कौन सी वाली, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हाँ, लेबर आ जाएगी हमारे पास इनडायरेक्ट। और अगर इनडायरेक्ट है तो फिर ये एफओएच में भी चल जाएगा। 12 वाला, तो 12 वाले में हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट है और प्रोडक्ट कॉस्ट में इंसान है, लेबर कैटेगरी में है। क्योंकि वो जो इंसान है वह डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है तो वह इनडायरेक्ट होगा। और अगर वो इनडायरेक्ट है, तो फिर वो एफओएच में जाएगा। समझ लग गई? क्लियर? चलिए, फी टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी 13 वाला। फी टू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भैया ये तो फैक्ट्री का खर्चा ही नहीं है, ये तो नॉन प्रोडक्ट है। 13 वाला तो फी टू एडवर्टाइजिंग तो नॉन प्रोडक्ट है, तो 13 वाला जाएगा नॉन प्रोडक्ट में, ठीक है। नॉन प्रोडक्ट में गया और नॉन प्रोडक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। ठीक हो गया जनाब? अच्छा जी, 14 वाला, रेंट ऑफ फिनिश गुड वेयर हाउस इन अ फैक्ट्री। भाई फैक्ट्री में फिनिश गुड का वेयर हाउस था, उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इन अ फैक्ट्री मैंने आगे लिख दिया। अगर इन अ फैक्ट्री ना लिखता, ठीक है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के साथ ही एक एडजेसेंट रूम था, उसको हमने फिनिश गुड बनाया, तो जिसकी वो फैक्ट्री के साथ रूम था उसने कहा भाई इसका अलग से किराया होगा, ठीक है। तो उसने कहा कल को हम इसको फैक्ट्री के अंदर ले आएंगे, लेकिन अभी के लिए सेपरेट ही है, ठीक है। तो अगर इना फैक्ट्री ना होता तो हम वेयर हाउस को मानते कि ये फैक्ट्री का हिस्सा नहीं है, तो फिर इसको हम नॉन प्रोडक्ट में लेके जा सकते थे। इना फैक्ट्री आगे लिखा हुआ है तो फिनिश गुड का रेंट है, तो इसको हम किस में लेके जाएंगे? जी भाई फैक्ट्री में ना, फिनिश गुड
फैक्ट्री में 3 कमरे बताए थे, कौन कौन से कमरे थे 3? पहला वाला कौन सा था? रॉ मटेरियल स्टोर, दूसरे वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तीसरे वाला हाँ ये बस ये वो वाला फिनिश गुड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फिनिश गुड डिपार्टमेंट जो है ये कहाँ पे जाएगा? प्रोडक्ट कॉस्ट में जाएगा। अच्छा, मटेरियल लेबर एफर्ट में कहाँ जाएगा? जी, ये एफर्ट में जाएगा। किस में जाएगा? एफर्ट में जाएगा, क्योंकि ना ये मटेरियल है ना ये लेबर, एफर्ट में जाएगा और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में चल जाएगा। गेट माय पॉइंट? रॉयल्टी पेबल ऑन प्रोडक्शन ऑफ केक, जी रॉयल्टी पेबल ऑन प्रोडक्शन ऑफ केक, वेल डन। क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ केक के लिए रॉयल्टी पे करें तो ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट में चल जाएगा। 15 वाला है, तो 15 वाला प्रोडक्शन कॉस्ट में चला गया। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट में ना ये मटेरियल है ना ये लेबर है ना ये एफर्ट है, हाँ वो मैंने कैटेगरी बनाई नहीं है क्योंकि ये किताब, तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे कि रॉयल्टी जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट है और प्रोडक्ट कॉस्ट में ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है, वो हम यहीं पे लिख लेते हैं। बात क्लियर होगी? कोई प्रॉब्लम बच्चों? 16 वाला, वेजेस ऑफ स्टोर कीपर इन अ मटीरियल हाउस, मटीरियल हाउस में स्टोर कीपर है उसकी वेजेस जनाब, मटीरियल स्टोर फैक्ट्री में होगा, प्रोडक्ट का हिस्सा होगा प्रोडक्ट, और वेजेस पे की जा रही है तो लेबर होगा, और क्योंकि स्टोर रूम का लेबर है वो चीज़ें बना नहीं रहा तो वो इनडायरेक्ट होगा, और अगर इनडायरेक्ट है तो फिर एफओएच होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, 17 वाला, सैलरी ऑफ साइंटिस्ट इन अ लेबोरेटरी, भाई ये जो लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं ना तो वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही होगी, तो लेबोरेटरी फैक्ट्री में नहीं होगी, तो ये नॉन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये नॉन प्रोडक्ट होगा, और नॉन प्रोडक्ट तो होता ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 18 वाला, इंश्योरेंस ऑफ द कंपनीज प्रेमिसेस, क्या लिखा हुआ है? कंपनीज प्रेमिसेस, प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्ट जी? अपना कॉन्फिडेंस से बताया कर। देखें आपके जो आंसर्स होते हैं ना उसमें आप ये कहेंगे नॉन प्रोडक्ट, तो सुनने वाले कहेगा यार आप तो खुद को नहीं पता, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही, आप मुझे बता रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं सर नॉन प्रोडक्ट है, तो कॉन्फिडेंस से बताया करें सर नॉन प्रोडक्ट है, ज़्यादा तो गलत हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बात समझ आ रही है? या तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट ना आते हो ना, फिर आप कहें वो सर ये देखें ऐसा तो ना करें ना, आपने कॉन्सेप्ट समझाया ही नहीं है और आप हमसे प्रोडक्ट और नॉन प्रोडक्ट पूछे जा रहे हैं, सर ऐसा तो ना करें कम अज़ कम। कैसा किया है मैंने? मतलब कॉन्सेप्ट समझाए बगैर आपसे पूछ रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी करें, और जितना कॉन्फिडेंस से अप्लाई करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे होंगे। बात समझ आ रही है? हाँ, तो भाई कंपनी प्रेमिसेस है, फैक्ट्री प्रेमिसेस थोड़ी है। अगर फैक्ट्री प्रेमिसेस होता तो मैं प्रोडक्ट कॉस्ट में लेके जाता, ये कंपनीज की प्रेमिसेस है, हेड ऑफिस की प्रेमिसेस है, तो भाई उसकी इंश्योरेंस का हमारे से क्या ताल्लुक है? तो नॉन प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगी? नॉन प्रोडक्ट हो जाएगी, और नॉन प्रोडक्ट तो होती ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है। गेट माय पॉइंट? 19 पे आ जाए, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर वर्किंग इन द फैक्ट्री जनाब, वेल डन। फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, और इंसान है तो लेबर है, तो लेबर कौन सी है? इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट तो जाता ही एफओएच में। डन? अच्छा जी, 20 वाला देखते हैं जनाब, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रिंटर इन दी जनरल ऑफिस जनाब, जनरल ऑफिस है, फैक्ट्री में तो नहीं है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा एनपीसी, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, और नॉन प्रोडक्ट होती आईसी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो आप फिल कर लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे ऊपर नजर नहीं आ रहे तो कंफ्यूज मैं फ्रंट पे लिख रहा हूँ, आप इसको फिलअप करते रहिए, बल्कि आप लोगों ने किया ही होगा, बस टैली करते रहे बस जनाब। नेक्स्ट देखते हैं 21, वेजेस ऑफ ऑपरेटिव्स इन दी कटिंग डिपार्टमेंट जनाब, प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्ट, वेल डन भाई, कटिंग डिपार्टमेंट है, चीज़ें कट कर रहे होंगे, ठीक है, कटिंग डिपार्टमेंट है, तो कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर है, तो कटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हिस्सा होगा, ठीक है जी,
तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगा। आगे क्या जाएगा, क्योंकि वेजेस ऑफ ऑपरेटिव है, यानी कि वो पर्सन हु इज डूइंग कटिंग इन द डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट, तो वो इंसान होगा, तो वो लेबर होगा। कौन सी वाली लेबर होगी, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, FOH में जाएगा। एनी प्रॉब्लम। 22 प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन ऑपरेटिव। जनाब मशीनें कहाँ पर होंगी, तो प्रोडक्ट कॉस्ट, सीधी सी बात। आपने देखना कौन सी चीज कहां पर है, मैंने आपको एक सिंपल सा रूल बता दिया, फैक्ट्री रिलेटेड सारे खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट है। हर वो खर्चा सिंपल, अब ये सिंपल है यार, इससे सिंपल मैं क्या करूं, मुझे बताएं। फैक्ट्री रिलेटेड सारे खर्चे कौन से होंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा होंगे। पहले ये डिसाइड कर लो कि खर्चा फैक्ट्री का है या फैक्ट्री का नहीं है। फैक्ट्री का है तो प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, फैक्ट्री का नहीं है तो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। फिर बाद में देखेंगे कि ये मटेरियल है, लेबर है या FOH, वो बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। पहले तो तय कर लो फैक्ट्री का खर्चा है या नहीं है। अगर फैक्ट्री का खर्चा होगा तो फिर मटेरियल, लेबर, FOH में आएगा। अगर वो है ही नॉन प्रोडक्ट, वो तो सीधा जंप लगाना है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ये समझ आ रही बात, आ गई, ठीक। चलिए, तो फिर ये कौन सी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन ऑपरेटिव, तो मशीन ऑपरेटिव इंसान होगा। हाँ, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन ऑपरेटिव, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन, तो क्लॉथिंग जो होगी फॉर एग्जांपल, नहीं, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर मशीन ऑपरेटिव, जो मशीन ऑपरेटिव है उसके लिए हम प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग खरीद रहे हैं, यानी कि, ठीक है। तो ये जो मटेरियल जो है, फॉर एग्जांपल केक बनाने में प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग नहीं लगनी, ठीक है, या जो मैं केमिकल प्रोड्यूस कर रहा हूं उसमें प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग नहीं लगनी, लेकिन जो पर्सन ये केमिकल बना रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको एक सिक्योर सा क्लॉथ पहनाते हैं। जैसे कोविड आया तो जो डॉक्टर्स है उनको एक प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहनाई गई थी कि यार आप ये पहन के कोविड पेशेंट का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा होगा मटीरियल, लेकिन कौन सा वाला मटीरियल, इनडायरेक्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट में किस कैटेगरी में जाएगा, मटीरियल, और मटीरियल कौन से वाला, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट कहां पे जाता है, हमेशा FOH बन जाता है। बात समझ आ रही है बच्चों, बात समझ आ रही है जनाब। 23 वाला इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, सीधी सी बात है, ये फैक्ट्री का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, तो ये नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है, और नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट तो होती ही इनडायरेक्ट कॉस्ट है। 24 वाला डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द लेबॉर्ट्री, भाई लेबॉर्ट्री तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, और ये तो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट होगी जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। IC स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट कॉस्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा ना इकोनॉमिक्स वाला डिफरेंस कर्व याद आ जाए, खैर वो तो अब हमारे सिलेबस में नहीं है। 25 जनाब, हार्ड ड्राइव फॉर जनरल ऑफिस इक्विपमेंट जनाब, और अगर ये लिखा होता हार्ड ड्राइव फॉर फैक्ट्री कंप्यूटर, हाँ फैक्ट्री का वर्ड जहां पर भी आ जाए तो प्रोडक्ट कॉस्ट बना देनी आपने। तो फिलहाल 25 क्या बनेगा, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, और ये डिफरेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। 26 जनाब, मार्केट रिसर्च अंडरटेकन प्रायर टू न्यू लॉन्च, भाई फैक्ट्री का ताल्लुक नहीं है, हम एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। 27 वाला मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर जनरल ऑफिस, बस जनरल ऑफिस पढ़ लिया और हमने साथ कह दिया तुम तो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट हो और तुम तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाओगे। 28 वाला वेजेस ऑफ फॉकलिफ्ट ड्राइवर्स हु हैंडल रॉ मटेरियल। फॉकलिफ्ट ड्राइवर क्या होता है, कभी मेट्रो स्टोर गए हो, नहीं गए, कभी किसी ड्रामे में या मूवीज में देखा होगा कि बड़ा सारा एक स्टोर होता है, वहां पे एक गाड़ी होती है जो बड़े बड़े कार्टन्स को ऊपर रख रही होती है, और उस गाड़ी को एक बंदा चला रहा होता है, वो फॉकलिफ्ट ड्राइवर होता है। वो जो गाड़ी होती है उसको फॉकलिफ्ट कहते हैं। वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस को वो ऊपर जाके उठाती है। या अक्सर आपने देखा होगा कि जो सड़कों पे जो गाड़ी रॉन्ग पार्क करते हैं ना, तो वार्डन भी उनकी गाड़ी को उठा लेते हैं, वो भी फॉकलिफ्ट होती है, ठीक है।
तो फॉकलिफ्ट ड्राइवर जो होगा वो रॉ मटेरियल में बड़े बड़े रॉ मटेरियल कार्टन को ऊपर रख रहा होगा शेल्फ में, ठीक है। तो वेजेस ऑफ फॉकलिफ्ट ड्राइवर, प्रोडक्ट या नॉन प्रोडक्ट? प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट में मटेरियल है या लेबर है? ड्राइवर इंसान होगा तो लेबर की कैटेगरी में जाएगा। लेबर कौन सा? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट वाले खर्चे कहां जाएंगे? एफओएच पे जाएंगे। बात समझ आ रही है? आप लोगों ने साथ साथ देखते रहना कितने सही हो रहे हैं, कितने, अगर जिसके सारे सही हो रहे हैं उसका मतलब जबरदस्त बात यार, उसको माशाल्लाह सारी बेहतरीन समझ आ रही है। ऑडिट फी, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट 30 वाला। कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट ऑन टेलीविजन, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। चीफ अकाउंटेंट सैलरी, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। आईसी लिखना था, अच्छा। और रोड टैक्स फॉर डिलीवरी व्हीकल्स, नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, और ये जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। डन, क्लियर है? कम से कम 90% सही होगा आप लोगों का। कैरेज इनवर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, ये वाला हमने किया था, कहीं पे आया था मैंने कैरेज इनवर्ड, ये वाला। पॉइंट नंबर 3, कैरेज ऑन परचेज ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल, ये कैरेज इनवर्ड है। ये क्या है? कैरेज इनवर्ड। और कैरेज इनवर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट बनती है, इसलिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ सेल में आप क्या लिखते हो? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बना रहे हो। क्लियर है? बात समझ आ रही? ये आप चैप्टर नंबर 1 में हम देखेंगे जब हम इन्वेंट्री का पढ़ेंगे, बल्कि आप लोगों ने इंटर में पढ़ा हुआ है, इंटर पढ़ा हुआ है, जो इन्वेंट्री की मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपने पढ़ा होगा, जो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो दैट इज द परचेज प्राइस। फिर आप कैलकुलेट करते हो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आता है? परचेज प्राइस प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्स एंड ड्यूटीज, उसके बाद कैरेज इनवर्ड, फिर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इन इंश्योरेंस, फिर टोल टैक्स, और फिर लंबी लिस्ट आ रही होती है ना। ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस विच ब्रिंग एसेट फ्रॉम सप्लायर टू दी वेयर हाउस और अ फैक्ट्री, ठीक है। और ठीक है, वो R1 में आ जाएगा। बाकी यहां तक मसला बच्चों, बल्कि आप लोगों ने तो यहां भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा। फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी, वो भी हम पहले ही बना लेते हैं, वो पहले ही बना लेते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट, ठीक है जी। अगर कोई स्पेशल जो है, अगर हम स्पेस बना रहे हैं तो उसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। खैर वो वाली बात हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं काम आएगी, वो नहीं है हमारे पास, इसलिए इसका जिक्र नहीं करेंगे जी। बच्चों यार इनमें कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन नहीं? ऑल इज ओके? चलो जी, नेक्स्ट हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट के बारे में बात की थी। मुझे ये बताएं मिस, ये बताएं फिक्स कॉस्ट टोटल में बदलती है? फिक्स कॉस्ट जी मिस, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में बदलेगी? पर यूनिट में डिक्रीज होगी। अच्छा, पर यूनिट में आपने कहना चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं यूनिट ज्यादा बनाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगी, कम होगी या सेम होगी? हाँ, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में अगर मैं यूनिट ज्यादा बनाऊं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। वेल डन। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी या चेंज होगी? अगर मैं यूनिट्स कम बनाऊं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या बिहेवियर होगा? हाँ, अगर कम हो जाएगी। अगर मैं यूनिट ज्यादा बनाऊं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा होगी, कम होगी या सेम रहेगी? हाँ, आपसे सेम रहेगी। वेल डन। चलिए, फिक्स कॉस्ट की 2 एग्जांपल सुना दें। इंश्योरेंस एंड राइट्स पर। वेरिएबल कॉस्ट की 2 एग्जांपल सुना दें। हाँ, कल? अच्छा माशाल्लाह, अभी तो हमारी क्लासेस को 2 दिन हुए तो एब्सेंट शुरू हो गए। वेरिएबल कॉस्ट के 2 एग्जांपल। मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अभी भी आप थे भाई? कल थे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम सेल कर रहे हैं और सेल के ऊपर मैं कोई कमीशन दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं सेल कमीशन दे रहा हूं 2%, बताएं ये वेरिएबल की कैटेगरी में जाएगा या फिक्स की कैटेगरी में जाएगा? वेरिएबल। अच्छा, एक बात ना सुन लें, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा और या पूछता हूं तो फौरन से जवाब देना मकसद नहीं है।
टेक योर टाइम, माइंड को प्रोसेस करने दें कि यार सर ने सवाल क्या पूछा है। 10 सेकंड दें माइंड को, 20 सेकंड दें माइंड को, यार सर ने सवाल क्या पूछा है, फिर सवाल को प्रोसेस होने दें, फिर जवाब को सोचें, फिर जवाब दें। यकीन करें आप गलत जवाब बहुत कम देंगे इस तरह से। बच्चा क्या होता है, टीचर ने सवाल पूछा, आदत तो वैसे घबरा जाता है, ओए टीचर ने सवाल पूछ लिया। अब वो सवाल समझ आया ना आए, बस हमने अब जवाब टीचर को दे देना कैसे, मतलब टीचर को जवाब दे देना है। हालांकि बुरी बात है टीचर को जवाब देना, सही है, तो आपने सही जवाब देना है, ठीक है। तो प्रोसेस करें, आराम से सोचें, इंशाल्लाह फिर आप राइट आंसर देंगे। भाई आप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? अच्छा भाई, वेरिएबल कॉस्ट और प्रोडक्शन का क्या ताल्लुक है? भाई वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट में क्या बिहेवियर होता है? लास्ट वाले भाई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट पे क्या बिहेवियर होता है प्रोडक्शन के साथ? सेम रहती है, सेम रहती है, ठीक है। थोड़ा सोचना है, रुक जाओ, कोई मसला नहीं, रुक के सोचोगे तो सोचा जाएगा ना। अब दिमाग ने क्वेश्चन प्रोसेस ही नहीं किया होता, आपको क्या लगता है आप सही जवाब दोगे? तो दिमाग कहता हो भाई पहले मुझे प्रोसेस तो करने दे, पहले मैं सवाल तो समझ लूँ, फिर जवाब ड्राफ्ट तो कर लूँ, फिर आप सही कहोगे, सही है। इसे जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं फौरन से आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 10 सेकंड लें, कम से कम। बात समझ आ रही? ओके। कल हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट पढ़ लिया था और हमने वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया था। आज सर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज दी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, थर्ड वन हमारे पास आ गया, दैट इज दी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। सेमी वेरिएबल को कॉस्ट को क्या कहते हैं? ये मेरी टोटल कॉस्ट भी होती है, टोटल कॉस्ट होती है। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या है? सेमी का मतलब होता है हाफ, वेरिएबल का मतलब हाफ वेरिएबल है। तो अगर हाफ वेरिएबल है तो फिर हाफ फिक्स होगी। इसका मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जिसमें हाफ फिक्स कॉस्ट होगी और हाफ वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं और टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। लेकिन कॉस्ट की दुनिया में कॉस्ट अकाउंटेंट इसको ज़्यादा सेमी वेरिएबल के नाम से पुकारते हैं, सही है। कॉस्ट के सब्जेक्ट में टोटल कॉस्ट आपको टोटल कॉस्ट के नाम से शायद कम नज़र आए, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नाम से ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। इसलिए दोनों नाम आपने याद रखने, सेमी वेरिएबल कॉस्ट मीन टोटल कॉस्ट। और इसमें दो कॉस्ट शामिल होगी, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। तो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फिक्स कॉस्ट का ग्राफ। तो ये हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ आ गया, डन। साथ में वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बना ले। तो वेरिएबल कॉस्ट का आपको पता है ग्राफ ये बनता है, क्या बनता है? ये वाला बनता है, दिस इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ आ रही है मेरी बच्चों? अब टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? उसमें ये वाला हिस्सा फिक्स कॉस्ट का आएगा, ये वाला हिस्सा किसका आएगा? फिक्स कॉस्ट का आएगा। और क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो यहां से वेरिएबल कॉस्ट वाला हिस्सा आएगा। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट। यहां से यहां तक का हिस्सा फिक्स कॉस्ट और यहां से ऑन वाला हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड करूंगा तो ये टोटल कॉस्ट बन जाती है। तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ कुछ यहां से बनता है, यानी कि वाई एक्सिस के ओरिजिन से ऊपर बनता है, वाई एक्सिस पे। गेट में पॉइंट? तो ये मेरे पास क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। क्लियर? अच्छा, अब टोटल कॉस्ट का बिहेवियर भी याद कर लेना है। टोटल कॉस्ट टोटल में हमेशा इंक्रीज होगी, टोटल कॉस्ट हमेशा टोटल में इंक्रीज होगी। न्यूमेरिकली समझा दूं, ये बात समझ लगती है? समझा दूं? जैसा आप लोग कहेंगे, अगर आप लोगों को समझ लग जाएगी फिर मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स नहीं करवाया करूंगा, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल जल्दी जल्दी बना लेते हैं।
हमारे पास यूनिट्स आ गया, यहाँ पे हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। ये तो आपने पूरा टेबल इकोनॉमिक्स में बेहतरीन तरीके से पढ़ा होता है, ठीक है। अच्छा, 0 यूनिट है, क्या फिक्स कॉस्ट आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर आएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का तो प्रोडक्शन से ताल्लुक ही नहीं है। बहुत अच्छे यार, ऐसे ऐसे जवाब देने हैं। इससे क्या होता है, इससे टीचर ही मोटिवेट हो रहा होता है, हाँ यार देखो मेरे बच्चों को आ रहा है। अगर आप सवालों के मुसलसल गलत जवाब देंगे ना, यकीन करें पढ़ाने वाला डीमोटिवेट होता है, यार मैं इनको क्या बताऊं आप इनको। और आप जितने सही जवाब देंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, उतने पढ़ाने वाले में ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है, यार अच्छा मैं इनको ना और बताऊंगा, मैं इनको ना और चीजें सिखाऊंगा, यार ये सीखने वाले बच्चे हैं। और पता अगर डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, इनको समझाओ या ना समझाओ ये बराबर ही हैं। फिर टीचर कहता है यार इनको मैं क्या मुश्किल बात समझाऊं, इनसे तो आसान वाली नहीं संभाली जा रही, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चंस ही बताएंगे कि माशाल्लाह आप घर जाके पढ़ रहे हैं। भाई वेरिएबल कॉस्ट कोई होगी, वेल डन। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 10,000, वेल डन। टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 10,000। एनी प्रॉब्लम? ओके, अच्छा जी, एक यूनिट बनाया, फिक्स कॉस्ट कितनी आई? ये टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करो। वेरिएबल कॉस्ट कर लेते हैं 100 कर लें, 1000 कर लेते हैं, 1000 कर लेते हैं, ज़रा टोटल करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। भाई टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 11,000। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ? ओके, 2 यूनिट बनाए। भाई कितने यूनिट बनाए? 2 यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी आई? वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? कितनी आई? वेल डन, 2000। क्योंकि एक यूनिट की अगर 1000 वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, अब तो मैं 2 यूनिट बना रहा हूं, तो अब तो 2000 आनी चाहिए, ठीक है। और टोटल कितना हो गया? 12,000। बस रुक जाएं, चेक करें, यूनिट ज्यादा हो रहे हैं, टोटल कॉस्ट ज्यादा हो रही है। क्या बात समझ आ गई? पक्की बात। अब पर यूनिट में भी इसका बिहेवियर देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। आपको क्या लगता है कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट में क्या होगी? आउटपुट ज्यादा होने से ये डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी या सेम रहेगी? नहीं, टोटल कॉस्ट की बात करो ना। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट में आउटपुट ज्यादा होने से इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी? क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वेल डन। उसकी लॉजिक बताऊं? अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं की, कैलकुलेशन से तो साम प्रूव हो ही जाएगा कि डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर कैलकुलेशन के बगैर प्रूव करना हो, क्या बात है, मैं जबरदस्त, छा गई हैं, बहुत अच्छे। टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी, पहले हम नंबर से बताते हैं, फिर मिसाल वाली बात मैं इनको बताऊंगा। भाई अगर मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट को नंबर से कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो पहले वाली नहीं कैलकुलेट होगी। 11,000 डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 11,000। 12,000 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? तो प्रूव हो गया, जब यूनिट ज्यादा होंगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी रीजन है, लॉजिक ये क्यों डिक्रीज हुई? भाई रीजन ये है क्योंकि जब यूनिट ज्यादा होते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहता है, और जबकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में डिक्रीज होता है। इसके डिक्रीज होने की वजह से टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहता है। सही है, चलो डन। पर आप लोगों ने कैलकुलेशन करके आपको पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट यूनिट ज्यादा, तो टोटल कॉस्ट का भाई रिजल्ट क्या बना? यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो टोटल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, और यूनिट ज्यादा बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट में कम हो जाएगी। प्लीज दिमाग चाहिए। R1 समय लग जाती है, फिर तो ये समय लगनी चाहिए, फिर ये तो आसान बातें हैं, मुश्किल बात तो नहीं है कोई। चलो नोटेड, नोट कर लिया। चलो जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं जनाब, एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेलीफोन चार्जेस इज द एग्जाम्पल ऑफ
सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कैसे? शुरू में आपको पता है लैंडलाइन होते थे, तार वाले फ़ोन, अभी भी ऑफिस में हैं, ऑफिस में अभी भी वो तार वाले फ़ोन हैं, PTCL वाले। आपको पता है कि कॉल ना करो करो या ना करो, आपको लैंडलाइन चार्जेस आने ही आने हैं, लैंडलाइन चार्जेस आने ही आने हैं, वो 100-200 जितने भी चार्जेस वो आने ही आने हैं। यानी कि कॉल करें या ना करें वो 200 रुपये तो आने ही आने। कह सकता हूँ इन 200 का नंबर ऑफ कॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो लैंडलाइन चार्जेस होंगे ये क्या होंगे? फिक्स हो जाएंगे। डन। तो टेलीफोन चार्जेस में जो हमारे पास लैंडलाइन के चार्जेस हैं बच्चों ये क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? कॉल्स ज्यादा करेंगे तो टेलीफोन का बिल क्या होगा? ज्यादा आएगा। ये वेरिएबल हिस्सा हो गया, जैसे कि बिजली के बिल में होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल में होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी तो ऐसे ही होता है, उसमें फिक्स चार्जेस भी होते हैं। अगर आप कभी बिल उठा के उसकी ज़ियारत करें, 0 यूनिट भी होंगे तो फिर भी आपको फिक्स चार्जेस आएंगे। टीवी चार्जेस हो जाएंगे, नीलम जेलम सरचार्ज चार्जेस हो जाएंगे, इसके अलावा कोई फिक्स चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, लैंडलाइन के वो जो लाइन सर्विस चार्जेस कोई हो जाएंगे। और उसके बाद जितने यूनिट ज़्यादा यूज़ करोगे उतना इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। तो यूनिट ज़्यादा यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ जाएगा। ये वेरिएबल वाला हिस्सा हो जाएगा। डन बच्चों, क्लियर? और उसके बाद सेलमैन की बेसिक सैलरी ये फिक्स हो गया, उसके ऊपर जितना कमीशन मिलेगा ये वेरिएबल हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें बेचेगा ज़्यादा कमीशन, कम चीज़ें बेचेगा कम कमीशन होगा। डन। उसके बाद ये तो बहुत ही यूज़ करेंगे आप। प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में 2 तरह के ओवरहेड्स होंगे बच्चों। प्रोडक्शन ओवरहेड में कितने ओवरहेड्स होंगे? 2 तरह के। एक फिक्स्ड वाला ओवरहेड होगा और एक, बच्चों बोलो ना, वेरिएबल ओवरहेड होगा। ये प्रोडक्शन ओवरहेड में 2 होंगे। जब वर्ड लिखा होगा, ये पास पेपर में वर्ड यूज हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पास पेपर में वर्ड यूज होगा, एग्जामिनर कहेगा प्रोडक्शन ओवरहेड 10,000 है। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? 10,000 है, 10,000। इसका मतलब उस 10,000 में कुछ फिक्स होगा कुछ वेरिएबल होगा। अब उस 10,000 में फिक्स कितना होगा, वेरिएबल कितना होगा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा? ये सिखाऊंगा लास्ट कॉन्सेप्ट कि अगर टोटल कॉस्ट गिवन हो जाए उसमें से हम फिक्स कॉस्ट सेपरेट कैसे करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट सेपरेट कैसे करेंगे। डन बच्चों, कोई प्रॉब्लम? लास्ट कॉस्ट है स्टेप कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट जो है ये स्टेप कॉस्ट की ही एक टाइप है। स्टेप कॉस्ट क्या होती है? इसके 2 एग्जांपल्स हैं। रेंट वाली एग्जांपल ले लो या वेयर हाउस की एग्जांपल ले लो। रेंट वाली ले लेते हैं हम, ठीक है। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री का रेंट कितना तय हुआ था? 50,000। कितना हुआ था? 50,000। और मान लो कि हम 2022 में, कहाँ पे हैं बच्चों? 2022 में। तो 2022 वाला साल चल रहा है और रेंट हमारा यहाँ पे तय हो गया 50,000। बात समझ लिखती है मेरी? जनवरी के महीने में कितना रेंट दूंगा? जुलाई के महीने में, अक्टूबर के महीने में और दिसंबर के महीने में कितना दूंगा? पूरे 12 महीनों में रेंट बदला, फिक्स है। क्या है? ये फिक्स है। बात समझ आ रही है? अच्छा, हमने कहा हर साल 10% इंक्रीज हो जाएगा। हर साल क्या होगा? 10% इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर होगी? जब 2022 तक, ये 2022 तक फिक्स ही है। 2022 तक क्या है? ये फिक्स ही है। या हमने ये कहा कि
हर 6 महीने बाद हम रेंट रिवाइज करेंगे, हर 6 महीने बाद हम रेंट रिवाइज करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। हर 6 महीने बाद हम रिवाइज करेंगे, और 6 महीने बाद जून के बाद हम 10% या 5% में रेंट बढ़ा दूंगा, साल बाद नहीं, अब 6 महीने बाद। अगर 6 महीने बाद मैं रेंट बढ़ा रहा हूं या साल बाद रेंट बढ़ा, फिलहाल अभी साल कर लेते हैं, 2022 तक 50,000 रेंट ही है। उसके बाद हमने कहा रेंट विल इंक्रीज बाय 10%। इसका मतलब रेंट कितना इंक्रीज हो जाएगा भाई 5,000 से। रेंट में अपलिफ्ट कितना आएगा भाई 5K से रेंट इंक्रीज हो जाएगा। जब 5K से रेंट इंक्रीज होगा, इसका मतलब अब पहले 50 था, तो जब 5K इसमें ऐड होगा तो एक स्टेप अप हो गया। अब रेंट क्या चलेगा, अब रेंट चलेगा 55K का। क्या चलेगा 55K का। अब 2023 तक ये 55 रेंट चलता रहेगा पूरे 12 महीनों में, यानी कि ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे ही 2023 खत्म होगा, फिर इसके ऊपर 5% दोबारा इंक्रीज कर देंगे, तो दोबारा से 55 का जब हम 5% लेंगे, सो 5,500 आ जाएगा, ऐसे ही है। सो 5.5K ये रेंट इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अब कितना रेंट हो जाएगा 60,500। तो अब टोटल रेंट कितना हो जाएगा 60,000। ये रेंट हो जाएगा। फिर अगले 12 महीनों के लिए वो रेंट सेम रहेगा। अगर मैं इन 3 सालों की बात करूं तो रेंट फिक्स नहीं है, रेंट फिक्स नहीं है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर रेंज के बाद इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं इस साल वाले को बीच में से निकाल दूं, साल वाले को, अब ये कह सकते हैं सर साल तक तो फिक्स ही है ना, अगले साल के अगले साल देखेंगे, ये बात आ सकती है। लेकिन मान ले हम इन्फ्लेशन के साथ चल रहे हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो हम अपने रेंट को बढ़ाते रहेंगे। तो अगर इन्फ्लेशन साल में 2 मरतबा इंक्रीज होगी, तो साल में 2 मरतबा मुझे 10% इंक्रीज करना पड़ेगा। हमारा इस टाइप का एग्रीमेंट है। तो होगा क्या, हमारी जो स्टेप फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है, स्टेप अप हो जाएगी। एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं, उससे बात ज्यादा वाली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने पर्टिकुलर 1 ईयर को बेस बनाया। तो आप कह सकते सर 1 ईयर तक तो फिक्स ही है ना, और हमने नॉर्मली कैलकुलेशन 1 ईयर के लिए करनी होती, तो 1 ईयर तक फिक्स है, तो स्टेप फिक्स कॉस्ट यहाँ पे नहीं आएगी। इस वाले एग्जांपल में स्टेप फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। मान लो हमारे पास फैक्ट्री में फिनिश गुड डिपार्टमेंट था। कौन सा डिपार्टमेंट था? फिनिश गुड डिपार्टमेंट था। फिनिश गुड डिपार्टमेंट हमारा भर गया, ऑर्डर ज़्यादा आ गया था, डिमांड ज़्यादा थी, हमने प्रोडक्शन कर ली और नई फिनिश गुड आ गई। अब नई फिनिश गुड को रखने की जगह ही नहीं है, तो मैंने क्या किया है, साथ वाली फैक्ट्री के साथ एक वेयर हाउस था, वो वेयर हाउस खरीद लिया, रेंट पे ले लिया। उस वेयर हाउस का जो रेंट था, वेयर हाउस का जो रेंट था, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैंने वेयर हाउस ले लिया, ठीक है, ये हमने वेयर हाउस ले लिया, ठीक है। ये जो वेयर हाउस है इसका रेंट कितना था, बोलो बच्चों? 50,000। और इसमें जो यूनिट की कैपेसिटी है, जो यूनिट की कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल 20,000 यूनिट्स मैं इसमें रख सकता हूं। क्लियर हो गया? हम 2022 वाले ईयर में चल रहे हैं। हमारा ईयर कौन सा चल रहा है? 2022, ईयर 2022 चल रहा है। और जून के महीने में हमने 20,000 यूनिट, जनवरी से लेके 20,000 यूनिट फिल कर दिए। तो जून तक ये वाला वेयर हाउस ए जो है ये 20,000 यूनिट से ऑक्युपाइड हो गया और 50,000 रेंट हम इसका पर मंथ दे रहे हैं। अब जून के बाद जुलाई में भी तो प्रोडक्शन हुई होगी, मान लें वो स्टॉक हमारा उधर ही पड़ा हुआ वेयर हाउस ए में। अब जब जुलाई में प्रोडक्शन होगी, अगस्त में प्रोडक्शन होगी, अब वो वाले यूनिट कहां रखूंगा? एक नया वेयर हाउस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक नया वेयर हाउस लेना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, एक नया वेयर हाउस ले लेते हैं। हमने एक नया वेयर हाउस ले लिया, बिल्कुल उसी तरह का, उतने ही साइज का, ठीक है। ये जो हमने वेयर हाउस ले लिया, अब इसमें कितने यूनिट आ सकते हैं? कितने आ सकते हैं?
20,000 ही आ सकते हैं, और इसका रेंट भी कितना होगा? 50,000 होगा। मान लें हमने अभी तक इसमें सिर्फ 1000 यूनिट रखे, पर रेंट कितना दूंगा? तो कह सकता हूं अब स्टेप फिक्स कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को देखिएगा। कह सकता हूं फॉर एग्जांपल मेरा ईयर कौन सा चल रहा है? 2022। 2022 में जब मैंने वेयर हाउस ए लिया तो रेंट कितना था? 50K था, और कितने यूनिट यहां पर आ गए थे? 20,000 यूनिट्स आ गए थे। 1000 यूनिट को और रखने के लिए मुझे एक नया वेयर हाउस लेना पड़ा। जब वो नया वेयर हाउस लेना पड़ा तो 50K से एक नया रेंट ऐड हो गया। तो अब मैं पर मंथ कितना रेंट पे कर रहा हूं? 100K पे कर रहा हूं वेयर हाउस ए का और वेयर हाउस बी का। अब देखिए मेरा साल खत्म नहीं हुआ, उसी साल के अंदर अंदर एक फिक्स कॉस्ट थी 50,000 की। जब नया वेयर हाउस खरीदा तो स्टेप अप हो गया। अगर ये फिक्स कॉस्ट होती तो नंबर ऑफ यूनिट के कम या ज्यादा होने से 50,000 ही पूरा साल रहता। अब 50,000 पूरा साल नहीं रहा। जून तक 50,000 था, अगस्त तक कितना हो गया? 50 और 50, बोलो यार, 1 लाख हो गया। मान लो नवंबर के महीने में जाके हमें एक और वेयर हाउस लेना पड़ा, तो नवंबर के महीने में आके जब एक नया वेयर हाउस लेना पड़ा, वेयर हाउस सी, तो उसके लिए दोबारा 50,000 लगे। तो 50K से दोबारा कॉस्ट इंक्रीज हुई। इसका मतलब अब हमने पूरे साल में कितना रेंट दिया? 150। पूरा साल नहीं दिया होगा। जून तक 50 था, जुलाई से आगे नवंबर तक 1 लाख हो गया, फिर नवंबर और दिसंबर 2 महीनों के लिए हमने 1.5 लाख दिया। तो अगर ये फिक्स कॉस्ट होती तो पूरे साल के लिए सेम ना रहता। इसलिए इसका नाम है स्टेप फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रेंज के बाद अप हो जाएगा, ये एक पर्टिकुलर रेंज के बाद अप हो जाएगा, और ये पर्टिकुलर स्पैन तक फिक्स रहता है, और जब वो रेंज आती है उसके बाद ये अप हो जाता है। क्या ये स्टेप फिक्स कॉस्ट हुई या फिक्स कॉस्ट हुई? पूरे साल की बात करें, अगर ये फिक्स कॉस्ट होती तो पूरे साल 50 रहता। अगर ये पूरे साल 50 नहीं रही तो 2 कॉस्ट हो सकती, या तो वेरिएबल या तो स्टेप फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल क्यों नहीं है? वेरिएबल क्यों नहीं है? देखो पहले 50 था, फिर 1 लाख हुआ, फिर 1.5 लाख हुआ। बजाहिर लग रहा है सर देखें पहले 20,000 यूनिट थे तो 50 हुआ, फिर और यूनिट आए तो 1 लाख हो गया, फिर और यूनिट आए तो 1.5 लाख हो गया। सर ये तो वेरिएबल की तरह नहीं लग रहा। और बोलो क्या ये वेरिएबल की तरह नहीं लग रहा? बोलो ना, हाँ या ना? क्या ये वेरिएबल की तरह नहीं लग रहा? लग रहा कि नहीं लग रहा? पर ये वेरिएबल नहीं है। जब हमने 50K के ऊपर पहले वाला वेयर हाउस लिया, वो पहले वाला वेयर हाउस में कितने यूनिट आ सकते थे? 20,000। बहुत अच्छे बच्चों, 20,000 यूनिट। अच्छा ये बजाहिर वेरिएबल लग रहा है कि देखो यूनिट ज्यादा हो रहे हैं और सर कॉस्ट भी तो ज्यादा हो रही है। 50 से 1 लाख से 1.5 लाख यूनिट ज्यादा, सर कॉस्ट ज्यादा। सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। आगे चले, ये वेयर हाउस 1 लिया था मैंने, वेयर हाउस ए, इसमें 20,000 यूनिट्स आ गए थे और इसका किराया 50,000 था। ठीक है, और ये मान लो जून के महीने तक का था। हम जुलाई में आए, हमने क्या किया? एक और वेयर हाउस ले लिया, वेयर हाउस बी के नाम से। उसमें भी दोबारा 20,000 यूनिट आ सकते हैं, लेकिन अभी मान लें हमने सिर्फ उसमें 1000 यूनिट रखे हुए हैं। 1000 यूनिट रखे हुए हैं। इस 1000 यूनिट के लिए हम दोबारा 50K पे करेंगे। इसका मतलब 20,000 और 1,000 टोटल कितने हो गए? 21,000। यानी कि 20,000 तक इस गोडाउन में गुंजाइश थी। अब 21,000 के लिए एक नया वेयर हाउस लूंगा, तो मैं वेयर हाउस बी ले लिया। जब मैंने वेयर हाउस बी ले लिया तो 50,000 वेयर हाउस बी का भी तो पे करूंगा ना। तो ये वेयर हाउस बी के लिए 50,000 के मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। और जब मेरे पास वेयर हाउस बी आ गया तो अब कितने यूनिट इसमें रख सकता हूं?
20,000 और रख सकता हूं, यानी कि टोटल दोनों को मिलाकर 40,000 रख सकता हूं। तो 20,000 तो इधर पड़े हुए ना, फर्दर 20,000 इसमें रखूंगा जनाब। अब यहां पे कितने यूनिट रख सकता हूं? 20,000 यूनिट्स इसमें रख सकता हूं, ठीक है। अच्छा जी, और ये कहानी थी हमारी जून तक की। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, यानी कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक हमने 20,000 यूनिट से इसको भर दिया, ये भी फिल हो गया। मान लें हमने एक्सपोर्ट करनी है और एक्सपोर्ट हमने साल के एंड पे करनी है, तब तक यूनिट बना बना कर रख रहे हैं। बात समझ आ रही है? अब जुलाई तक दोबारा 20,000 यूनिट बन गए भाई। अब नवंबर में और दिसंबर में भी तो प्रोडक्शन होगी। अब उसके लिए दोबारा वेयर हाउस लेना पड़ेगा। हमने उसके लिए वेयर हाउस सी ले लिया। क्या ले लिया? वेयर हाउस सी ले लिया, और उसके लिए भी मुझे 50K पे करना पड़ा। तो कह सकता हूं जब 20,000 यूनिट पूरे हो जाएंगे तो इसकी रेंज खत्म हो जाएगी वेयर हाउस की। तो अब वेयर हाउस सी आया तो वो स्टेप अप नहीं कर देगा। तो वेयर हाउस सी आया तो 50,000 हमने और पे किया। अब फर्दर हम इसमें 20,000 यूनिट और रख सकते हैं। तो मान लें हमने सिर्फ दिसंबर तक 10,000 यूनिट और रखे, लेकिन किराया तो मैं 50,000 ही दूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखें, ये वाला वेयर हाउस ए था जिसका 50,000 पे रेंट दे रहे थे। फिर वेयर हाउस बी आया तो स्टेप अप हो गया। फिर वेयर हाउस सी आया तो स्टेप अप हो गया। ये स्टेप अप हो रहा है। अब चेक करें, और ये पूरा 1 ईयर है मेरे पास। तो अगर ये फिक्स कॉस्ट होता तो पूरा साल कॉस्ट सेम रहती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस बात के लिए समझा रहा था, सर 20,000 यूनिट, 20,000 यूनिट कितने हो गए? 40 और एक 50,000। सर देखें यूनिट ज्यादा हो रहे हैं और कॉस्ट भी ज्यादा हो रही है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट की तरह लग रही है। अब जिसके लिए मैं यहां पर आया, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती, एक एडिशनल यूनिट के आने से कॉस्ट ज्यादा हो जाती, कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर नवंबर तक, यहां से भी बात समझा सकता हूं, पर नवंबर पर मैं आ गया भाई। नवंबर तक टोटल यूनिट कितनी हो गए? टोटल नवंबर तक 20 और 20 40 और 10 50,000, यानी कि नवंबर तक 50,000 है। अगर नवंबर तक यूनिट 50,000 हैं तो कॉस्ट कितनी आ रही है इसकी? 150,000 कॉस्ट आ रही है। मैं बात समझा पा रहा हूं? अब बात मुझे गौर से सुन के बतानी है। अभी इसके अंदर फर्दर कितनी कैपेसिटी मौजूद है मेरे पास? 10,000 और आ सकते हैं ना, इसमें 10,000 और आ सकते हैं। मान लो मैंने 5,000 यूनिट और बनाई, तो भैया टोटल यूनिट कितने हो गए? तो कॉस्ट बदलेगी? कॉस्ट बदलेगी? अगर वेरिएबल होता तो बदल जाती। 5,000 यूनिट और ले आया हूं, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एक एक्स्ट्रा यूनिट आने से कॉस्ट बढ़ जाती है। इधर तो मैं 5,000 यूनिट ज्यादा ले आया तो कॉस्ट बदली नहीं। इसका मतलब ना ही ये फिक्स कॉस्ट है प्योर, ना ही ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है। क्योंकि हमने वेरिएबल कॉस्ट को भी चेक किया, वो भी सही नहीं हुआ, और फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो वैसे फिट नहीं बैठ रहा। और वेरिएबल कॉस्ट को हमने देखा, ये लुक लाइक वेरिएबल कॉस्ट की तरह लगता है सिमिलर, पर होता नहीं है। अगर होता तो एक यूनिट ज्यादा होने से 1.5 लाख से कॉस्ट ज्यादा होती। आप समझ आई कॉन्सेप्ट सारा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर? फिर से क्या स्टेप फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लग गया? ये एक पर्टिकुलर रेंज के बाद अप हो जाएगा, ये एक पर्टिकुलर रेंज के बाद अप हो जाएगा। डन? अच्छा जी, तो स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या डेफिनेशन देखते हैं जरा। बस कॉन्सेप्ट समझ लग जाए, फिर डेफिनेशन की हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मेन चीज कॉन्सेप्ट ही होता है, पर बरकत के तौर पे पढ़ लेते हैं। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या? दैट आर कांस्टेंट फॉर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी लेवल। कहता है ये एक एक्टिविटी लेवल तक कांस्टेंट रहेगा, देन चेंज एंड आर देन कांस्टेंट अगेन फॉर अनदर रेंज। ठीक है, ये इस रेंज तक क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज होके फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज होके फिर कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए सीढ़ियां बन रही हैं, सीढ़ियां स्टेयर्स बन रही हैं, स्टेप अप हो रहा है। गेट माय पॉइंट? अच्छा जी, अगर ये आपको बात समझ लग गई है, इसको जल्दी से यार अपने आप को समझा लें जरा। टेक योर टाइम,
ये कंसेप्ट एब्जॉर्ब करें, जो मैंने समझाया एब्जॉर्ब करें, और एब्जॉर्ब करने के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 अभी सॉल्व करना है। तो जब मैं फिजिकल वाले बच्चों को कह रहा होता हूँ कि भाई आप कंसेप्ट एब्जॉर्ब कर लें, तो ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, वीडियो को पॉज किया करें और पॉज करने के बाद जो मैंने सारा पढ़ाया होता है वो अपने आप को सुनाया करें कि क्या आप वो अपने आप को सुना पा रहे हैं। अगर कंसेप्ट अब अपने आप को समझा पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं, फिर समझें कि आपको ये कंसेप्ट आ रहा है। और अगर एक कंसेप्ट अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे हैं, अपने आप को सुना ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब वो कंसेप्ट अभी पक्का नहीं हुआ, उसको दोबारा रिवाइज करें, ठीक है नहीं। तो ऑनलाइन वाले भी हजरात इसको रिवाइज कर लें और कंसेप्ट को मजबूत कर लें। जी बच्चों, रीडिंग कर लिया आप लोगों ने? कोई पॉइंट पूछना है मेरे से? चलें। और नॉर्मली फिक्स कॉस्ट कब आएगी? 2 रीजन से। एक जो मैंने आपको वेयर हाउस वाली एग्जांपल बताई, क्रॉसिंग द रेलिवेंट रेंज, जब रेलिवेंट रेंज क्रॉस हो जाए तो न्यू फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज द स्टेप फिक्स कॉस्ट। या इन्फ्लेशन आती जा रही है, एग्रीमेंट हुआ था 50,000 का, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ हुआ था, तो इन्फ्लेशन की वजह से स्टेप फिक्स कॉस्ट अप होती जा रही है। प्रैक्टिस नंबर 2, ये आसान ही बच्चों वाले, इसमें मुश्किल होगा। वॉल्यूम एक्टिविटी का लेवल होता है प्रोडक्शन, आउटपुट इसका मतलब होता है प्रोडक्शन, एक्टिविटी लेवल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और बिहेवियर इन टोटल, टोटल में बिहेवियर क्या होगा, और पर यूनिट में पहले टोटल में फिर बिहेवियर में। चलो जी, 1 बाय 1 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज हो तो टोटल में पर यूनिट में सेम रहेगी, और अगर डिक्रीज हो तो टोटल में पर यूनिट में सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट अगर यूनिट ज़्यादा हो जाए तो फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी और पर यूनिट में डिक्रीज हो जाएगी, और अगर यूनिट कम हो जाए तो फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम और पर यूनिट में इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट, टोटल कॉस्ट, अगर यूनिट ज़्यादा बनाऊंगा तो टोटल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और पर यूनिट में डिक्रीज हो जाएगी, और अगर यूनिट डिक्रीज हो रहे हैं तो टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि पर यूनिट टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया? चलें, इसी खुशी में एग्जाम्पल 1 जल्दी से फटका दें और चेक करें। 615 ये आपका आंसर आता है। शाबाश करें। टोटल सैलरी फॉर द ईयर कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है। हम्म 65,000 आते हैं। क्या आंसर आ रहा है? यही आ रहा है। ठीक है। सेल्समैन सैलरी 50,000 पर मंथ है, ऐसे ही है, और ₹10 पर यूनिट सोल्ड एज अ कमीशन है। ठीक है, और 1500 क्या कर रहा है? बेच रहा है ड्यूरिंग द साल में। फाइंड टोटल सैलरी फॉर द मंथ लिखा हुआ है, फॉर द मंथ लिखा हुआ है। प्लीज ओपन योर 2 आईज एंड रीड दिस वर्ड। क्या ये पर मंथ लिखा हुआ है? पर ईयर लिखा हुआ है। और क्या ये 50,000 पर ईयर लिखा हुआ है? हाँ, इसका मतलब पर ईयर तक कैलकुलेशन जाएगी ना। तो भाई 50,000 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो पर ईयर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 6 लाख। ठीक है, ये तो उसकी हो गई फिक्स सैलरी, ऐसी है। इस पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी?
कमीशन वेरिएबल कॉस्ट है। भाई कितने यूनिट बेच रहा है 1500 और एक यूनिट के ऊपर कितने मिल रहा है कमीशन 10, तो कितना कमीशन मिल गया 15,000। दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 615,000। और दिस इज द फिक्स, दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर। फॉर द ईयर, ये लफ्ज बहुत गौर से पढ़ने हैं। फॉर द ईयर लिखा हुआ है, फॉर द मंथ लिखा हुआ है, ठीक है। चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ें और आपने क्लासीफाई करना है कि कौन सा पॉइंट वेरिएबल का है, कौन सा पॉइंट फिक्स का है, कौन सा पॉइंट स्टेप फिक्स का है और कौन सा पॉइंट सेमी वेरिएबल कॉस्ट का है। कर लेंगे? चलें, टेक योर टाइम, आइडेंटिफाई करें इनमें से फिक्स, वेरिएबल, स्टेप फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कौन सी कॉस्ट हैं। जी बच्चों, हैव यू डन ऑल ऑफ यू? पूछूं फिर? पूछूं क्या, बताएं मुझे फिर। ठीक है जी, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वाला, ईच सेल मैनी इज पेड अ कमीशन ऑफ 10,000 पर मंथ प्लस ₹2 पर यूनिट सोल्ड। ये सारी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बताएं क्या ये सारी स्टेटमेंट वेरिएबल की है, फिक्स की है, स्टेप फिक्स की है या सेमी वेरिएबल की है? बहुत अच्छे, ये सेमी वेरिएबल की है क्योंकि ये वाला हिस्सा कौन सा है, फिक्स का है, और जो पर यूनिट वाला है ये कौन सा है, वेरिएबल का। नॉर्मली वेरिएबल आपको क्वेश्चन में हमेशा पर के साथ नजर आएगी ताकि नंबर ऑफ यूनिट के साथ मल्टीप्लाई होकर वो टोटल तक पहुंच जाए, ठीक है। तो दिस इज दी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, SVC, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। 2 वाला बताएं, वेरिएबल कैसे लिखा हुआ है, ₹400 पर आवर। हर वो चीज जो पर के साथ होगी वो नॉर्मली वेरिएबल ही होगी ताकि वो नंबर ऑफ आवर के साथ मिलकर टोटल तक पहुंच सके। तो ये कौन सी बन गई, वेल डन, वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड वाली बताएं, कैसे पता चला स्टेप फिक्स कॉस्ट है? क्योंकि 5,000 तक 40,000 है, फिर 5,000 से 7,000 तक 55,000 हो गया, फिर उससे ऑनवर्ड 80,000 हो गया। तो ये जो 3 वाला है ये कौन सा है, स्टेप फिक्स कॉस्ट। आप लोग तो पूरे लफ्ज लिखेंगे ना, बस ठीक है, मेरी खैर है। फोर्थ वाला, भाई फैक्ट्री मैनेजर इज पेड अ मंथली सैलरी, और आपको मैंने बताया था जो फिक्स कॉस्ट होगी ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होगी, ये पीरियड कॉस्ट होती है। इसका ताल्लुक वक्त के साथ होता है, ये मंथ के साथ जुड़ी होगी, वीक्स के साथ जुड़ी होगी, ईयर के साथ जुड़ी होगी। तो दैट इज दी फिक्स कॉस्ट। जनाब 5 वाला, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट,
₹20। अब चेक करें, मुझे इसकी नेचर से पता चल गया डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होती है, और आगे पर यूनिट ने तो फर्दर ही कंफर्म कर दिया। सही है। तो वेरिएबल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मशीन इज सर्विस्ड फॉर 20,000 आफ्टर यूज ऑफ एवरी 2,000 आवर। हाँ, अब यहाँ पे फंसना है आप लोगों ने। 7 के ऊपर दोबारा रिव्यू कर लो, और 7 के ऊपर हम बात करेंगे। ये 7 ही तो मेन चीज है। 7th पॉइंट दोबारा पढ़ें, तसल्ली से गौर करें और बताएं कौन सी कॉस्ट हो। सोचे एग्जाम में ही आया हो पॉइंट, तो आप इसको कहां पे लिखेंगे? सोच लिया? सोचे सोचे सोचे। नहीं, अगर स्टेप फिक्स कॉस्ट होती तो एक से ज्यादा स्टेप फिक्स कॉस्ट की प्राइसेस बताई थी, जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है। कोई रेंज बताई होती ना, कोई रेंज बताई होती। ये कोई रेंज नहीं, सिंगल लाइन है। या तो ये वेरिएबल में जाएगा या तो फिक्स में जाएगा, किसी एक में जाएगा। अब किस में जाएगा जी? मशीन इज सर्विस फॉर ₹20,000 आफ्टर यूज ऑफ एवरी 2,000 आवर। जब भी 2,000 घंटे मशीन चल जाएगी, 20,000 की उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी। इसका ताल्लुक प्रोडक्शन से है। अब जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी जल्दी 2,000 घंटे गुजर जाएंगे, है ना। और मान लो 6 महीने प्रोडक्शन ही नहीं की, तो 2,000 घंटे तो कोई 3-4 सालों में पूरे होंगे। तो कभी 20,000 की सर्विस ही नहीं होनी। भाई मशीन चलेगी, प्रोडक्शन होगी, तो ही तो 2,000 घंटे पूरे होंगे, तो ही तो सर्विस कॉस्ट आएगी। अगर फिक्स कॉस्ट होते, मशीन चले या ना चले, सर्विस कॉस्ट आ जाती। समझ आ रही? और लिखा हुआ है फॉर एवरी 2,000 आवर, हर 2,000 घंटे के बाद ये सर्विस कॉस्ट आएगी। और ये 2,000 घंटे कब पूरे होंगे? जब वक्त गुजरेगा। जब वक्त गुजरेगा, जब क्या होगा? हाँ, जब प्रोडक्शन होगी तभी तो 2,000 घंटे पूरे होंगे। अच्छा, वक्त गुजरता जाएगा तो 2,000 घंटे पूरे हो जाएंगे। भाई मशीन चलेगी तो 2,000 घंटे पूरे होंगे। क्या ख्याल? तो ये कौन सी कॉस्ट हुई? वेरिएबल कॉस्ट हुई। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लें। ये वाला क्वेश्चन अभी नोट कर लें, ये वाला साथ ही कहीं पे नोट कर लें और अभी सॉल्व कर लें। ये वाला आसान है, फिर इसे एक मुश्किल वाला सवाल दूंगा होमवर्क में। ये आसान है, इसलिए मैंने कहा पहले आसान करवा लूँ, कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मुश्किल वाला। जी बच्चों, यार ये बेसिक सा सवाल था जिसमें आपने 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं और टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और ये आंसर आप लोगों के आने चाहिए। यही आ रहे हैं, पक्की बात सबके आ रहे हैं, क्योंकि इस सवाल में मेरी ज़रूरत, मेरा नहीं ख्याल कि है मेरी ज़रूरत। क्या मैं सॉल्व करूँ ये? पक्की बात है। कोई एक बच्चा भी कह दे कि मैं सॉल्व सर करवा दे, तो मैं करवा देता। कई वाले आंसर आ गए? आगे? पक्की बात? चलें जी, फिर भी करवा दो। फिक्स कॉस्ट करवा देता हूं भाई। रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये फिक्स कॉस्ट है, 50,000 ही होगी। पर यूनिट को तो देखना भी गुनाह है, इनको तो देखना भी गुनाह है, ये तो वेरिएबल है। फिर कौन है? 30,000। और यहां से ये वाला 50 फिक्स कॉस्ट खत्म। बस मेरे ख्याल में 85 आ गया होगा, फिर रिमेनिंग वेरिएबल बच गया होगा। ठीक है, और फिक्स और वेरिएबल दोनों को जमा करें तो टोटल बन गया होगा। टोटल की तो टेंशन ही नहीं होती। टोटल कॉस्ट को सवाल में से नहीं देखना, फिक्स और वेरिएबल को दोनों को ऐड करें तो टोटल बनेगा। डन बच्चों? एनी प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आपसे कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है, तो प्लीज सोचिएगा
और मैं बड़ी उम्मीद करूंगा आप सब पर कि सब के आंसर एक जैसे होंगे। सो मार्क दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, ऑनलाइन वाले भी नोट कर लें जरा यार। आगे चले, चलें जी। छोटे बहन भाइयों वाला एरिया आ गया। जब हम 6ठी 7वीं क्लास में थे तो हम मैथ के कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे, ठीक है, कुछ रेशियोज, प्रोपोर्शन, कन्वर्जन के सवाल सॉल्व किया करते थे कि अगर इतने किलोमीटर हों तो उसको मीटर में कन्वर्ट कैसा करना है, किलोग्राम में से ग्राम में कन्वर्जन कैसा करनी है, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्जन कैसे करनी, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन कैसे करनी। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गई जो सीएमए में हम यूज करेंगे, ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी क्यों करवा रहा हूं, ताकि आप इन कैलकुलेशन से यूज्ड हो जाएं, ताकि जब हम मेन सवाल में हों तो हमें कॉन्सेप्ट को समझने पे टाइम लगाना है, कैलकुलेशन समझने में टाइम नहीं लगाना, ठीक है। इसलिए मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन हम अभी सीख लेंगे। अभी सीख लेंगे क्या, आप लोगों ने सीखी हुई हैं, बस मुझे उनको रिवाइज करवाना है, ताकि जब हम मेन कॉन्सेप्ट पे जाएं, मेन क्वेश्चन में जाएं, तो हमें कैलकुलेशन के प्रॉब्लम ना आए, बस हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हो। गेट माय पॉइंट। चलो अब इसमें सारे सवाल आप लोगों ने करने, मैंने नहीं करने, सही है। पहला कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो सिखाने जा रहा हूं, बल्कि कहना चाहिए आपसे सॉल्व करवाने जा रहा हूं, वो है कन्वर्जन का। वो क्या है, कन्वर्जन का। छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, बच्चों वाली एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3000 मीटर है। इस 3000 मीटर में अगर मैं आपसे पूछूं कितने किलोमीटर होंगे तो बता सकते हैं? आप कहेंगे 3000 मीटर हैं, डिवाइडेड बाय 1000 कर दें तो ये कितने बन जाएंगे, 3 किलोमीटर बन जाएंगे। और अगर मैं आपसे ये कर दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 किलोमीटर है, इस 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आप कहेंगे, देखें, जब किलोमीटर एक हायर मेजरमेंट है, मीटर एक लोअर मेजरमेंट है, जब एक हायर ब्रेक होगा उसके छोटे छोटे ज्यादा टुकड़े होंगे। मैं बात समझा पा रहा हूं? शीशा जो है एक बड़ा, जब वो टूटेगा तो उसके ज्यादा पीसेस बिखरेंगे। बात समझा पा रहा हूं? और उन छोटे छोटे पीसेस को जब बड़े यूनिट में कन्वर्ट होगा तो छोटे छोटे मिलकर बड़ा कम बनेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ओके। किलोमीटर हायर है, मीटर लोअर है, जब ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा तो इसके ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे। दैट्स वाई ये जो 5 किलोमीटर है ये 5000 मीटर में चला जाएगा। और जब रिवर्स करना हो, 5000 मीटर को बड़े डिनोमिनेशन में, बड़ी मेजरमेंट में लेकर आना होगा तो आंसर कम आएगा। ये आंसर को वेरीफाई करने का लॉजिक बताइए। जब बड़ा छोटे में ब्रेक होगा तो उसके पीस ज्यादा होंगे। आप साइंसदानों ने गलतियां करनी है, ये करेंगे, आप लोग करते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, ये कन्वर्जन हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें अब। हैं, कर लिया? वाह। कॉस्ट ऑफ 2600 ग्राम कितनी आई? ये कैसे किया आप लोगों ने? यार यहां से बटन प्रेस करना पड़ेगा मुझे। जी बच्चों, हाँ जी, पहले वाले का आंसर कितना आया? 52। पक्की वाली बात है?
भाई मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितने ग्राम मटेरियल यूज होगा, दोबारा बढ़े, कितने ग्राम यूज होगा, 2600 ग्राम यूज होगा। प्राइस ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल कितना का है, ₹20 पर केजी। चेक करें, मेजरमेंट बदल गई, ऊपर ग्राम है नीचे केजी आ गया। अब दो काम कर सकते हो, या तो इस केजी को ग्राम में ले जाओ तो, या उस ग्राम को केजी में ले जाओ। तो आसान तरीका यह है, जिसमें रुपीस पड़े हुए हैं अब अपने मेजरमेंट को उसमें ले आओ। 2600 ग्राम है तो इसमें कितने केजी बनेंगे मेरे, 2.6 केजी बनेंगे। इसका मतलब एक चीज बनाने के लिए 2.6 केजी मटेरियल चाहिए, जबकि एक मटेरियल कितने का है, 20 रुपए का। तो सिंपल क्या करेंगे, तो सिंपल क्या, ये 2600 ग्राम है ना, तो यानी कि ये 2.6 केजी आ गया, ठीक है नी। तो कितना आएगा, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर इज ₹52। गेट माई पॉइंट। और यहां से एक और चीज देख लें, ये बन गया ₹52। आप लोगों ने इसको इस तरह से लिखना जैसे मैं अब लिखने लगा हूं। आपने लिखना 2.6 केजी है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ₹20 पर, बोले यार, पर केजी से। अब यहां से होगा क्या, ये केजी केजी से कैंसिल होगा, फिर पैसे बचेंगे, ये केजी केजी से कैंसिल होगा, फिर पैसे बचेंगे। बात समझ आई? बहुत अच्छे यार, आप लोगों ने माशाल्लाह कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करें, आपने सारे करने हैं। 1667, बाकी करें, बाकी भी करें, बाकी भी करें, बाकी भी करें। ये सारे आगे सवालों में यूज होते हैं, इसलिए मैंने वो वही वाले छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस बनाई हुई हैं। फाइंड ग्रॉस मटेरियल या इनपुट मटेरियल। uh, 1.35 kg यानी कि 1350 kg, ग्राम में बता दें। 13 आपका लोगों का आंसर आया 1350 ग्राम। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, ये तो आप लोगों ने आंसर बताया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। हर कोई अपनी कैलकुलेशन करे, ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बस आपके आंसर में नहीं यहाँ पे लिख दिया। चलिए यहाँ पे नहीं लिखता, साइड पे लिख लेता हूँ। आप लोगों ने आंसर बताया 1350 ग्राम। कॉस्ट का क्वेश्चन करने के लिए अगर आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन करें आधी कैलकुलेशन आपकी वैसे सही हो जाएगी, वैसे सही हो जाएगी अगर आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे। जो दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा ना, पक्की बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी गलत करेगा। सही है? अब सबका आंसर गलत है। 1350 लॉजिकली आंसर नहीं है, लॉजिकली आंसर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिक समझाओ ये क्यों आंसर नहीं है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, मैंने अभी खुद कैलकुलेट करना है आपके सामने ना, मैंने इसका आंसर लिखा हुआ जी। जी, मैं इंशाल्लाह इंग्लिश भी पढ़ूंगा, इसका भी तर्जमा भी करूंगा, फिर आपके आंसर भी फाइंड करूंगा, फिर आपकी उसके बाद बेइज्जती भी करूंगा। सही है? अच्छा, अब पढ़ते हैं इंग्लिश, और फिर आपके इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो आपने आंसर लिखा है, लॉजिकली गलत है, उसकी रीजन बताता हूं। इंग्लिश पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मटीरियल रिक्वायर्ड टू मेक अ केक। एक केक में 1500 ग्राम मटेरियल लगेगा तो केक वजूद में आएगा। यह तो पक्की बात है कि 1500 मटेरियल लगेगा तो केक वजूद में आएगा, और जब आप केक बना रहे होंगे 10% मटेरियल जाया भी करना है,
आप कह रहे हो कि हम ना 1350 ग्राम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और हम हैं साइंसदान, उस 1350 में से जाया भी करेंगे और 1500 ग्राम का केक भी बना लेंगे। सोचो जरा, आप तो इंडस्ट्री में लुट बजा दोगे फिर तो। कहेंगे हाँ आपको हायर करना है, क्या मटेरियल भी कम लगाएंगे, उसमें से और जाया भी करेंगे, और एट द एंड जो केक बनाएंगे वो इंशाल्लाह 1500 ग्राम होगा। स्किल्ड लेबर पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली नहीं है। 1500 ग्राम रिक्वायर्ड है, यानी कि 1500 ग्राम मटेरियल होगा तो 1 पाउंड का केक बनना है। ऑब्वियस बात है यार, मटेरियल 1500 से ज्यादा इस्तेमाल करोगे क्योंकि उसमें से जाया भी तो होना है और रिमेनिंग 1500 का केक बनना है। और आप कह रहे नहीं हम 1350 इस्तेमाल करेंगे और इसमें से जाया भी होगा, वो रह जाएगा 1300। तो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे 1300 का, लेकिन जो केक बनेगा वो 1500 का बनेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? हाँ, लॉजिक सोचनी है। अब खुद ही अपनी गलती पकड़ोगे, ओ यार 1500 तो केक बनाने मटेरियल चाहिए, तो मैं इसे ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, मतलब मैं कोई 1700 1800 यूज करूंगा, उसमें से जाया होगा और 1500 का पूरा केक बनेगा। हाँ, ये वाला आंसर सही है। अब 1500 से ऊपर आंसर आना मुझे इतना पता था, क्योंकि लॉजिक ये कहती है। सोच लोगे? अच्छा, अभी मैं क्यों आपको थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, अभी गलती क्यों करें? जब मेन सवाल में हम ये पहुंचेंगे ना सर, अब तब गलती नहीं करेंगे ना, मुझे इतनी खुशी होगी, ओ यार बच्चे ने मेरा पहला दिन वाला कॉन्सेप्ट याद रख लिया। समझ आ रही है? हाँ, अब आए, इसलिए अभी गलतियां करें मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। सर सीन कुछ ये होगा, ये जो मटेरियल रिक्वायर्ड है बच्चों, ये मेरा आउटपुट बनेगा। क्या बनेगा? मेरा आउटपुट। तो सीन कुछ ये होगा, इनपुट होगा, हेलो बच्चों, इनपुट होगा, और इनपुट प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट बनेगा, और आउटपुट में मुझे पता मेरा क्या बनने वाला है, केक बनेगा। ये जो केक बनेगा बच्चों, ये 1500 ग्राम का केक बनेगा। मैं समझा पा रहा हूं? और यहां से जो लॉस होगा, मटेरियल का नुकसान होगा, वो 10% होगा। इसका मतलब इनपुट जो है वो मेरा क्या होगा वो मुझे नहीं पता, वो मेरा एक्स होगा, वो मेरा एक्स होगा। बात समझ आ रही है? इस एक्स में से 10% का नुकसान होगा तो ये 1500 पूरा बनेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक इक्वेशन से और एक डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाऊंगा, आपने डायरेक्ट शॉर्टकट सीखना है। अगर आप कहेंगे सर इक्वेशन से भी करवा दें तो मैं इक्वेशन से भी करवा दूंगा, लेकिन हम कभी इक्वेशन यूज नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन टेक्स टाइम। शॉर्टकट से एक लम्हे में आंसर आ जाना। सीन क्या है, शॉर्टकट समझाना समझिएगा, और आपने हमेशा ऐसे ही करना है, इक्वेशन कभी भी नहीं बनानी, मैं भी नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब ये होगा, ये जितना भी मटेरियल मुझे चाहिए होगा बच्चों, ये 100% पर होगा, इसमें से 10% जाया हो गया होगा। इसका मतलब ये जो केक होगा ये 90% पे पड़ा होगा। ऐसे सीन होगा कुछ, मतलब जितना भी मैं मटेरियल इस्तेमाल करूंगा उसमें से 10% तो जाया हो जाएगा, बाकी 90% का ये मटेरियल केक बना होगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब कह सकता हूं ये जो 1500 ग्राम है, ये जो 1500 ग्राम है, ये 90 पे पड़ा हुआ है, और मुझे कहां जाना है, इनपुट पे जाना है, और इनपुट कितने पड़ा हुआ है, 100 पे। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 1667। शायद ये आता है, शायद यही आता है, करके देखो जरा। यही आता है। इसका मतलब ये आम पर आएगा 1667। अब इसका 10% ले तो क्या बनता है, 160, ओ यार बोलो, 167। सो 167 क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट देखे 1500 बनता है। दोबारा समझो, दोबारा समझाता हूं। ये 90% है, क्या ये समय लगता है, क्योंकि ये आउटपुट है, और मुझे कैलकुलेशन क्या करनी है, फाइंड ग्रॉस मटेरियल। तो ग्रॉस मटेरियल क्या होता है, इनपुट मटेरियल। इनपुट मटेरियल वो मटेरियल होगा जो मैं इस्तेमाल करूंगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब वो 100 हो गया,
लॉस 10% होगा तो आउटपुट 90 पे है। कह सकता हूं ये जो 1500 है ये 90 पे पड़ा हुआ है और मुझे 90 से कहां पे जाना है, 100 पे जाना है। तो इसको ग्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्या कहते हैं, ग्रॉस करना कहते हैं, ग्रॉस करना कहते हैं, ग्रॉसिंग। तो 1500 कहां पे पड़ा हुआ है, 90 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 पे आ जाएगा, 90 से डिवाइड करूंगा तो 1 पे आ जाएगा। जाना कहां पे है, 100 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो यहां पर मेरे पास इनपुट आ गया 1667। क्लियर है। अब इसका 10% जाया होगा ना, तो 1667 का 10% लें तो क्या आता है 167। अब इसमें से माइनस करें तो देखिए 1500 आ रहा होगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, प्रूव हो गया, तो सही है हमारा आंसर। गेट माय पॉइंट। ओके, तो हमारे पास यहां पे राइट आंसर बनेगा 1667 ग्राम। इतना इस्तेमाल करूंगा और लॉजिकली 1500 से ऊपर इस्तेमाल करना है क्योंकि 10% जाया भी तो करना है मैंने। सही हो गया, ये सारा स्केच बना ले और उसके बाद बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने होमवर्क में करना है और उसके बाद हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये भी होमवर्क में करना है, ये सारा करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में करना है, ये सारा करके आइएगा, कल इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। और मार्कअप मार्जिन तो आपने इंटर में बेहतरीन पढ़ा होगा, है ना, मैं भी एक मरतबा करवा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 4 मार्कअप मार्जिन के ऊपर है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने करके आना है। हम ये सारा कुछ शॉर्टकट तरीके से सीखेंगे, ठीक है, क्लियर, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।